Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this lecture we are going to discuss about something new topic but न्यू टॉपिक के साथ साथ उसके उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डील कर लेंगे हम लोग। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो चैप्टर्स फाइबर टू फैब्रिक था जो क्लास 7 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बताया था मैंने, इस लेक्चर जो है वो ये अंतिम लेक्चर हो जाएगा, यानी कि इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर के बारे में कोई भी और लेक्चर नहीं आएंगे। समझ गया ना? क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और इतना ही नहीं बल्कि हॉट क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लिया जाएगा। राइट, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि जो कुछ भी मैं तुझसे बतलाऊंगा और सिखाऊंगा तुम इसे अच्छे तरीके से सीखोगे और चीजों को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हो। राइट, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो विच इज बेस्ड अपॉन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है जी, व्हाट टाइप ऑफ फीड और फूड इज गिवन टू सीप। सीप को किस प्रकार का भोजन जो है वो दिया जाता है, ये प्रश्न है। तो उसका आंसर हो जाएगा सिंस सीप और हर्बीवोरस, सीप जो है वो हर्बीवोरस है, यानी कि जो मीट मांस वगैरह सब नहीं खाता है, पेड़ पौधे ये सब ही खाता है, दैट इज द हर्बीवोरस। राइट, हर्बीवोरस है इसीलिए प्रीफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स। चूंकि हर्बीवोरस है इसीलिए सीप जो है वो घास और हरी भरी पत्तियां खा लेती है। कौन? सीप। समझिए कि क्या खाती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि दे आल्सो फीड, मतलब वो ये भी खाती है क्या चीज? तो मिक्सचर ऑफ पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एक्सेट्रा। ये सभी चीजें जो है वो सीप जो है वो आसानी से खा सकती है और खाती भी है। जो बड़े बड़े खटालों में जहाँ पे सीप वगैरह इस सबको पाला जाता है, अच्छे से देखभाल किया जाता है, वहां ये सारे चीजों को सुविधा है दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 तो समझ गया ना, बहुत सरल सा प्रश्न है, कुछ भी खास नहीं था। मुझे यकीन है कि आपने अच्छे से सीखा होगा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे पहले लिखो और मैं इसे पीछे एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, लिख लिया? एक्सप्लेन कर दे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज मींट बाय रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। रियरिंग का मतलब क्या हुआ? सीप का रियरिंग कर रहे हैं, इससे क्या समझते हो? या फिर ब्रीडिंग ऑफ सीप से आप क्या समझते हैं? यही प्रश्न है। समझ गए प्रश्न क्या है? तब इसका आंसर भी लिखा जाए। बता रहा हूं जी कि रियरिंग ऑफ सीप मीन्स टू लुक आफ्टर द सीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड। ठीक है, रियरिंग ऑफ सीप का मतलब हुआ सीप को अच्छे से देखभाल कीजिए, उसके हेल्थ पर ध्यान दीजिए और इतना ही नहीं उसको भोजन भी प्रदान कीजिए जो उसके हेल्थ के अनुकूल हो। तो दैट इज द रियरिंग ऑफ सीप। तो मुझे यकीन है कि रियरिंग ऑफ सीप का मतलब आपने समझ गया होगा। ठीक है, हाँ, देख रेख करेगा सीप को, वही रियरिंग ऑफ सीप कहलाता है। राइट, whereas लेकिन when we breed to sheep in order to get new varieties of sheep so that they can produce more wool, then this is called breeding। लेकिन जब इस ब्रीडिंग ऑफ सीप का मतलब क्या हुआ? तो मैं बता रहा हूं जी कि जब आप सीप को रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, किस लिए? नए प्रकार के जो सीप मुझे मिलता है उसके बॉडी पर फाइबर्स का मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो ब्रीडिंग ऑफ शिप करवाते हैं और ब्रीडिंग ऑफ शिप का मतलब भी यही हुआ। समझ गया? सुपीरियर मेल या फिर सुपीरियर फीमेल के साथ ऐसा किया जाता है ताकि उसका जो बच्चा है वो और बेहतरीन ऊल को निर्माण कर सके, प्रोड्यूस कर सके। समझ गया? तो दो टर्म हमने सीखा अब इस प्रश्नों में, ब्रीडिंग ऑफ शिप एंड द रियरिंग ऑफ शिप। राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। ठीक है, प्रश्न है, नेम द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। अलग अलग प्रकार के स्टेप्स के बारे में बताइए जो इन्वॉल्व है किस चीज में? तो प्रोडक्शन ऑफ वूल में। किसी से? तो सीप से। सीप से हम लोग वूल का प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो बहुत अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उस प्रोसेस का नाम बताओ। तो सबसे पहला प्रक्रिया सियरिंग, दूसरा स्क्वायरिंग,
ठीक है, मैंने ये सब बताया हुआ है। सीयरिंग क्या हुआ, स्कोरिंग क्या हुआ, और नेक्स्ट सॉर्टिंग। ठीक है, और फिर डाइंग करते हैं, पांचवा स्टेप कॉम्बिंग करते हैं, और फिर छठा एंड फाइनल स्टेप दैट इज द स्पिनिंग करते हैं उसको। तो ये टोटल 5 प्रक्रिया से लेकर के 6 प्रक्रिया यानी कि 6 प्रोसेस है, स्टेप्स है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो ऊल प्राप्त करते हैं। सीप से हम लोग ऊल इस प्रकार से कुछ निर्माण करते हैं। समझ गया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको सोल्व कर दूंगा। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलो, लिख लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है जी। 24 है, व्हाई डू वूल यील्डिंग एनिमल्स लाइक सीप हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। जो सीप होता है उसके शरीर पर ही कोई लड़का आया हमारे पास और पूछ डाला कि सर एक बात बताइए, उस सीप के बॉडी पे ही वैसा मोटा सा ऊल फाइबर क्यों प्रेजेंट है? सीप के बॉडी पर मोटा सा, थिक का हिंदी में हुआ मोटा सा, मोटा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि मोटा सा वो ऊल क्यों है उसके बॉडी पर? कुछ तो कारण रहा होगा। तो यस, कारण है। कारण ये है जी कि सपोज दैट ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, याद है आपको? पिछले बार स्वेटर कब पहना था आपने, जैकेट कब पहना था, कोट कब पहना था? ऑब्वियसली जब ठंडे के मौसम था तब, राइट? तो ठंडी के मौसम में आपने वो पहना ताकि आपको जो है वो ठंड से बचाव मिल सके, सुरक्षा मिल सके। बट सीप को कौन कोट पहनाए, कौन स्वेटर पहनवाए, कौन उसको अच्छा घर में रखे, कौन हीटर लगा के रखे, कौन देख रेख करे? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, राइट? इसीलिए उसके शरीर पर भगवान ने पहले से ही मोटा सा फाइबर यानी कि ऊल जो है वो दे करके भेजा है, ताकि उसको ठंडी के मौसम में ठंड ना लग सके। ठीक है ना? और गर्मी के मौसम में तो गर्मी लगेगा, इसीलिए गर्मी जब जैसे ही हिलता है उसके बॉडी पर से सारा ऊल जो है वो निकाल लिया जाता है। एक बार, एक साल में एक बार, हर समर सीजन के दिनों में वो ऊल को निकाल लिया जाता है और एक साल में फिर से तैयार हो जाता है ठंडे के मौसम आते आते। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। समझिए क्यों होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बताया हूँ, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग अंदाज में बताया हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही रिलेटेड है इस पर्टिकुलर चीजों से, और यहाँ पे आंसर से भी थोड़ा सा अलग है। चलिए देखिए, आंसर है कि सिंस द हेयर और वूल ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। चूंकि जो बाल है, ठीक है, सीप के ऊपर जो ऊल है वो क्या है, वो बाल है सीप का। ठीक है, जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एयर को अपने अंदर होल्ड करके, पकड़ करके रख सकता है। समझ गए? एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और हम लोग जानते हैं कि जो एयर है वो हीट का पुअर कुचालक है, यानी कि हीट का पुअर कंडक्टर है। दैट मीन्स कि वो हीट को कैरी नहीं कर सकता, वो हीट को एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकता। समझ गया ना? सो द एयर ट्रैप इन हेयर और वूल of these animals prevents their body heat from being lost to cold to surroundings and keep them warm in winter। चूंकि जो ऊल है वो बहुत ज्यादा एयर को कंटेन रखता है, और हम लोग जानते हैं कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसीलिए डियर क्या, यही कि जो हीट उसके बॉडी 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर, राइट? तो जो भी उसका बॉडी टेम्परेचर है सीप का, वो यहाँ पे सपोज उसका बॉडी है और यहाँ पे एयर है, ऊल में समाहित है, और इधर बाहर ठंडे के मौसम है, कोल्ड है। ठीक है, तो ये जो हीट है वो इसमें नहीं ना जा पाएगा जी। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसमें ना जा पाएगा तो फिर इधर ठंडा जो है वो ठंडा इसको शांत नहीं कर पाएगा, इस टेम्परेचर को डाउन नहीं कर पाएगा, यानी कि यहीं तक लगी ठंडा रह जाएगा। ठीक है, और इधर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गए कि ऊल के क्यों होता है सीप के बॉडी के ऊपर मोटा सा थिक ऊल क्यों प्रेजेंट है? तो इसीलिए प्रेजेंट है ताकि, एक लाइन में बोल रहा हूँ, ताकि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे ठंडी के मौसम में, और उसको ठंड ना लग सके। समझ गया ना? और यही तो है, और कुछ खास नहीं था ये प्रश्न, राइट? नाउ इट्स टाइम टू सोल्व, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 25। 25 को समझते हैं। क्वेश्चन है जी,
एक्सप्लेन व्हाई ए वुलन गारमेंट कीप्स अस वेरी वार्म इन विंटर। जो वुलन गारमेंट है यानी कि जो ऊल के कपड़े हैं, ठीक है, वो हम लोगों को गर्म क्यों रखता है विंटर सीजन में? ठीक है, आंसर है सिंस ए वुलन गारमेंट्स ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो वुलन गारमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एयर को अपने अंदर ट्रैप करके फंसा करके रखता है, ठीक है। और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और हम लोग जानते हैं कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ड्यू टू दिस, इसी कारण से आवर बॉडी रिमेन्स वार्म, जिसके चलते हमारा जो शरीर है वो गर्म रहता है। समझ गया ना? इन दिस वे woolen garments woolen garments keeps us very warm in winter, और इसीलिए जो वुलन का गारमेंट है वो हमारे शरीर को गर्म करता है इस तरीके से। ये वाले लिख लिया है ना? चलो, अगर नहीं लिखा तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, इसे जल्द से जल्द अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज में आ गया। इसको भी इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिखिए इसे। चलो लिखो, इसको स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मारिए, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। अब देखो, कोई लड़का पूछेगा कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया कि ऊल का जो कपड़ा है वो हमारे बॉडी को क्यों गर्म रखेगा। अरे मैंने पहले भी बोला और फिर से वही चीजें रिपीट करूंगा जब तक आप समझते नहीं, क्योंकि एक ही आंसर होगा, है कि? आंसर है कि जो ऊल है वो बहुत ज्यादा एयर को ट्रैप करके रखता है, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तुम ऐसे समझो कि ये जो हाथ है, ठीक है, इस साइड ठंडा है, ठीक है, और इधर गर्म है हमारा बॉडी के चलते, ठीक है। और बीच में ऊल का कपड़ा है, ऊल का दीवार है जो कि बहुत ज्यादा एयर को ट्रैप किए हुए है, ठीक है। हमारा बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट जो है वो इतना ही दूरी में न रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ऊल का जो क्लॉथ्स है वो बहुत ज्यादा एयर को लिए हुआ है, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए ये जो है वो गर्म नहीं होगा। क्योंकि अगर ये गर्म हो जाता है और इधर ठंडा था, तो फिर दोनों मिक्स होकर के धीरे धीरे न्यूट्रल होना स्टार्ट होता ना, और इसका टेम्परेचर जो था वो डाउन हो जाता ना हमारे बॉडी का। क्योंकि ये जो ऊल का जो दीवार है वो बार बार हमारे बॉडी से टेम्परेचर खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है, और फिर ये जो है वो इस सराउंडिंग में हीट को रिलीज करता चला जा रहा है, क्योंकि इसको भी वार्म करने का लेकिन ऐसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हीट, ये एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इधर वाला हीट जो है वो इधर ही रह जाता है, और ये जस के तस रह जाता है, और इधर कोल्ड। इसीलिए हम लोग जो है वो इधर बॉडी अंदर है हमारा, इसीलिए हम लोग गर्म महसूस करते हैं कपड़े को, ऊल को, कपड़े को पहनने के बाद। समझ गया? मुझे लगता है कि आप समझ गया होगा। आप नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे जी? हाँ, मुझे यकीन है कि आपको कैसे समझेगा। जाओ जाके ऊल का कपड़ा खरीदो, मस्त से पहन को धूप में 12 बजे लाला दोपहर में निकलो, फिर पता चलेगा कि कितना गर्म करता है। ये नहीं हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए, ये प्रश्न तो क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बातें करता हूँ, राइट। व्हाट इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड? नेम वन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशंस मीन्स पेशा होता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं, और एक नाम बताओ ऑक्यूपेशनल हजार्ड का, ठीक है। आंसर है द रिस्क फेस्ड बाय द पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। किसी कोई भी पीपल हो, किसी भी फैक्ट्री में, कोई भी कंपनी में, या फिर कहीं पे भी वो काम कर रहा हो और उस काम में कुछ रिस्क हो, उसके बीमारी होने का रिस्क हो या फिर मरने का रिस्क हो, ठीक है। और तो इस प्रकार के रिस्क को हम लोग जो है वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड का नाम दिए हैं। ऑल राइट, ऑल क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है। अब पूछा है कि एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड का नाम बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। सॉर्टर्स डिजीज इज द नेम ऑफ वन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सॉर्टर्स नाम का एक बीमारी है जो वूल के इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को कभी कभी हो जाता है, ठीक है। समझ गया? तो यही होता है, सॉर्टर्स डिजीज इज द नेम ऑफ वन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड का नाम बताया था, हमने बता दिया, राइट। चलिए, इसे जल्द से जल्द नोट करो अगर नहीं लिखे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27 है। व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म सेरिकल्चर? आप सेरिकल्चर से क्या समझते हो?
ये बताओ, ठीक है ना। तो आंसर है द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जब हम सिल्क वर्म को देखभाल करते हैं, उसको प्रॉपर भोजन प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? ताकि, क्योंकि सिल्क वर्म जो है वो सिल्क का निर्माण करता है, सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिल्क वर्म को पालते हैं सिल्क को प्राप्त करने के लिए। तो इसको हम लोग सेरिकल्चर का नाम दिए हैं। समझ गया ना कि सेरिकल्चर आखिरकार होता क्या है? कोई पूछा सेरिकल्चर क्या होता है, बता दो। ऑब्वियसली यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 को जो है वो समझने का प्रयास करते हैं, राइट। क्वेश्चन 28 है, नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। सबसे मोस्ट कॉमन सिल्क वर्म जो है वो उसका नाम बताओ। और इतना ही नहीं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। और सिल्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी बताओ। जो हम लोग कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का जो कोकून्स बना गोल आकार में व्हाइट कलर का, उससे जो सिल्क प्राप्त करते हैं उसका क्या गुण है, उसमें क्या खास है, उसका क्या खासियत है, यही प्रश्न है। समझिए, तो कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। आंसर देखा, सबसे पहले दो प्रश्न है एक ही प्रश्न में। पहला प्रश्न है कि नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। तो आंसर है द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। हमेशा के लिए याद रखा, कंपटीशन में पूछता है एक नंबर में कि द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ क्या है, द मलबेरी सिल्क मॉथ। तो चूंकि द मलबेरी सिल्क मॉथ इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, समझिए। नेक्स्ट है, अब पूछा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ दिस सिल्क मॉथ। तो चूंकि कोकून्स, सिल्क बॉर्म्स और सिल्क मॉथ के कोकून से जो हम लोग सिल्क को प्राप्त, उसका क्या गुण है, चलिए बता रहा हूँ गुण जी। कि सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ दिस सिल्क मॉथ, जो सिल्क फाइबर्स कोकून्स ऑफ दिस सिल्क मॉथ से प्राप्त किए हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सॉफ्ट, वो कैसा रहता है, नरम मुलायम रहता है, एकदम शाइनी, चमकदार रहता है, इलास्टिक यानी कि एकदम पूरा लूंज पूंज से हो जाएगा। कैन बी डाइड, और इतना ही नहीं बल्कि उसको अलग अलग कलर में हम लोग रंग सकते हैं, इन ब्यूटीफुल कलर्स। ये सारा का सारा जो है वो गुण है, विशेषता है किसका, तो कोकून्स ऑफ दिस सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ के कोकून से जो जो हमने सिल्क के फाइबर प्राप्त किया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मुलायम रहता है, चमकदार रहता है, लूंज पूंज हो जाता है और मुलायम रहता है। और उसको अलग ब्यूटीफुल कलर्स में, अलग अलग कलर्स में उसको रंग सकते हैं, लाल, गुलाब, पीला, हरिया, काला, गुलाब, तो रहवे करता है। समझ गया कि क्या होता है? अभी भी किसी को डाउट है जी? तुम है ना, ध्यान है ना इधर, मेरी ओर ही ध्यान रहे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और मैं नेक्स्ट प्रश्न में मूव कर सकता हूँ। बट अगर आपने आगे बढ़ने से पहले अभी भी नहीं लिखा है, तो मैं जो वो आपको मौका दे रहा हूँ, और आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। ये नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क में कैसे परख कीजिएगा कि कौन सा जो सिल्क है वो नेचुरल सिल्क है और आर्टिफिशियल सिल्क है, कैसे पहचानिए, पहचानने का नियम क्या है, कैसे भेदभाव करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है और ये नेचुरल सिल्क है। आंसर लिखा हूं कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क बाय बर्निंग टेस्ट, ठीक है। तो नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क में अंतर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो एक टेस्ट है बाय बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट के जरिए हम लोग जो है वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है और कौन सा नेचुरल सिल्क है। समझ गया ना। अब लड़का पूछेगा हमसे कि सर ये बर्निंग टेस्ट क्या होता है। तो देखो, शायद तुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये बर्निंग टेस्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल बर्निंग टेस्ट। समझ गया ना। इसीलिए आप जाइए और जा करके पिछला लेक्चर को देखिए कि ये बर्निंग टेस्ट एक एक्टिविटी में मैंने परफॉर्म किया था, जो कि बताया था।
ये बताया था, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ और बाकी डिटेल के लिए वहां पे जा करके लेक्चर में पीछे होकर के आप लोग देख लीजिए, राइट। देखिए होता क्या है, होता कुछ इस प्रकार से है जी, कि जैसे मान लो कि हम लोग जो है वो क्या रख रहे हैं, तो ये, हाँ, माचिस लाया, मैच स्टिक, और उसको मैं फायर लगा दिया। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिल्क को जलाया और फिर उसका स्मेल को प्राप्त किया, और फिर ये नेचुरल सिल्क को जला दिया और फिर उसका स्मेल को प्राप्त किया। तो स्मेल से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, और कौन किसका कैसा स्मेल होता है ये जानना है तो फिर वहां जाइए और लेक्चर्स में बात कीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इतना भी बता दिया काफी है। अब क्वेश्चन नंबर 30, अब क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग समझते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, चिंता वाली बात ना होएगी। ठीक है जी, लिख लिया, आगे बढ़ जाए। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूं, मैंने आपको मौका दिया है इसे लिखने के लिए, तो इसे जरूर से लिखो। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज मींट बाय द टर्म रीलिंग ऑफ द सिल्क, हाउ इज इट डन। ये रीलिंग ऑफ सिल्क से आप क्या समझते हैं और ये कैसे किया जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क जो है वो कैसे किया जाता है और इससे आप क्या समझते हैं, यही हमारा प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं है, आइए चले देखते हैं। आंसर है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। ठीक है, तो जो प्रक्रिया से कोकून से सिल्क को बाहर निकालते हैं ताकि हमें सिल्क के फाइबर्स प्राप्त हो सके, सिल्क प्राप्त कर सके, तो इसी प्रोसेस को नाम दिए हैं दैट इज द रीलिंग ऑफ सिल्क, या फिर सिंपली रीलिंग। अब पूछा है एक और है, इसी में प्रश्न जोड़ दिया कि हाउ इज इट डन, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कैसे का आंसर है कि रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन्स व्हिच अनवाइंड द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स। रीलिंग जो है वो किया जाता है एक स्पेशल प्रकार के मशीन से। उस मशीन में बहुत सारे फर लगे हुए होते हैं जो इस प्रकार से गुत्था हुआ गेंदे की भांति जो उलझा पुलझा है, ये सिल्क उसको अलग कर देता है एक थ्रेड की जैसा, धागेदार की तरह। तो इस प्रकार से जो है वो रीलिंग किया जाता है स्पेशल मशीन से। ठीक है, सिल्क के लिए जो कि कोकून से प्राप्त हो। समझ गया ना, इस प्रश्न में कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें और समझें। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलमन 1 विथ दिस गिवन इन कॉलमन 2। कॉलमन 1 में कुछ दिया हुआ है उसको मिलान कीजिए कॉलमन 2 से। ठीक है, तो कॉलम 1 में दिया हुआ है स्कोरिंग, मलबेरी, याक, कोकून। तो स्कोरिंग जो है वो किस में जाएगा, ठीक है, और मलबेरी लीव्स जो है वो किस में जाएगा। तो मलबेरी लीव्स जो है वो ये फूड ऑफ सिल्क वर्म्स होता है, मलबेरी के पत्ता। ठीक है, और स्कोरिंग का मतलब हुआ क्लीनिंग शेयर्ड वूल, तो पहला में का डी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा क्या, वो दो ठो बचा याक एंड कोकून। तो याक जो है वो ऊल येल्डिंग एनिमल्स है। ठीक है, यानी कि याक जो है वो ऊल दे सकता है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बोलिए, थर्ड का क्या हो जाएगा, बी। और बाकी बच गया ए, यानी कि कोकून जो है वो ए का आंसर है। ठीक है, दैट मीन्स कि फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ में कोकून है और इसका आंसर जो है वो ये इसमें मिलेगा, यील्ड्स सिल्क फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि कोकून के अंदर सिल्क होते हैं। समझ गया ना। चलिए, अगर आपने फिर भी नहीं लिखा है तो मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और मैं आपको दोबारा से मौका दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया, आगे बढ़ जाए। बोलो सभी बच्चे, ध्यान दे रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वही चीज, अब ये आंसर है सीधे जी, यानी कि स्कोरिंग का ये हो जाएगा डी, क्लीनिंग सीर्ड वूल। मलबेरी ट्री, तो ये हो जाएगा इसका सी का आंसर है, फूड ऑफ सिल्क वर्म्स का ये फूड है। याक, तो ये हो जाएगा बी, वूल यील्डिंग एनिमल्स है। कोकून, तो ये हो जाएंगे दैट इज द यील्ड्स सिल्क फाइबर्स। ये देखिए आंसर जो है वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है और इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था वहां भी और यहाँ भी।
क्या किया जी, वहीं पे मैच कर लिया ऐसे से तिरछे तिरछे का है। हम पे ट्रस्ट नहीं था कि आंसर सर लिखाए हुए हैं, ये आंसर्स लिखना था ना, समझ गया। चलो इसे फिर लिख लो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, चिंता वाली बात ना हो। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेम एनी 5 एनिमल्स व्हिच यील्ड वूल। ऐसा 5 गो जानवरों का नाम बताओ जो ऊल का निर्माण करता हो या फिर ऊल का निर्माण कर सकता है। और इतना ही नहीं, विच इज द मोस्ट कॉमन ऊल अवेलेबल इन द मार्केट, और सबसे कॉमन ऊल कौन सा है जो हमारे मार्केट में लोकल बाजार में उपलब्ध है। तो सबसे दो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न को उत्तर देते हैं। एक ही क्वेश्चन में दो तरह की बातें किया है कि नहीं। तो पहला प्रश्न है कि 5 वो जानवर का नाम बताओ जो ऊल को दे सकता है। तो आंसर में लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द 5 एनिमल्स व्हिच यील्ड्स वूल, यानी कि 5 वो जानवरों का नाम कुछ निम्नलिखित है जो ऊल का निर्माण कर सकता है। पहला में हो गया सीप, गोट, याक, कैमल एंड लैमा, और अल्पाका भी होता है। ठीक है, 6 को बता दिए। छठा में लिख लो अल्पाका, अल्पाका नहीं अल्पाका। ठीक है जी, तो ये होता है अल्पाका, समझ गए। चलिए, और सबसे मोस्ट कॉमन सिल्क पूछा था ना, तो आंसर होगा सिल्क इज द मोस्ट कॉमन वूल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो है वो सिल्क ही अवेलेबल है, तो इसीलिए सिल्क जो है वो मोस्ट कॉमन वूल होगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर कंप्लीट होता है जी। किसी को कोई दिक्कत है? पीछे वाला लड़का बोलेगा ओके ओके ऑल क्लियर है सर, चलिए अच्छी बात है। और कोई कंफ्यूजन है? बोलेगा यस और नो में लिखिएगा, यस और नो। नो, चलो ठीक है जी। मुझे यही कि उम्मीद थी आपसे, यकीन था कि आप हर एक चीजों को अच्छे से समझते हो और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। चलिए ये देखिए, एक और प्रश्न है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33 है। नेम 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, 4 प्रकार के सिल्क का नाम बताओ। और भी पूछा है इस प्रश्न में, तो क्या पूछा है कि स्टेट वेदर सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। ठीक है, 4 गो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ दिया। सबसे पहला पूछा कि 4 प्रकार के सिल्क का वैरायटी का नाम बताओ। ठीक है, और पूछा कि सिल्क क्या एनिमल फाइबर है कि प्लांट फाइबर है, ये पूछ दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न तो पूछा है। ठीक है, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। आंसर लिखा हूं कि फ्लोविंग आर दी 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, यानी कि 4 प्रकार के सिल्क जो है वो निम्नलिखित है। पहला मलबेरी सिल्क, दूसरा तसर सिल्क, तीसरा मूंगा सिल्क, चौथा इरी सिल्क। ठीक है, ये 4 प्रकार के सिल्क हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो। और फिर क्या पूछा था कि सिल्क कैसा फाइबर है, एनिमल फाइबर की प्लांट फाइबर। तो बोला हूं मैं, लिखा हूं मैं कि सिल्क इज एन एनिमल फाइबर, सिल्क एनिमल फाइबर है। भूल गया, सिल्क वर्म से हमने सिल्क को प्राप्त किया था और कोकून से भी प्राप्त करते हैं, वही हुआ। तो सिल्क वर्म ही कोकून का निर्माण करता है और फाइनली हम लोग जो है वो सिल्क को प्राप्त करते हैं, राइट। हाँ, भी किसी को डाउट है जी? नहीं ना। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूं, इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिखो। चलिए हो गया होगा, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज कोकून। ये कोकून जो है वो क्या होता है। ठीक है, कोकून क्या होते हैं। नेम द फाइबर ऑफ विच ए कोकून इज मेड, ये कोकून क्या होता है और कोई एक ऐसा फाइबर का नाम बताओ, नाम बताओ जिसका कोकून बनता है। ठीक है, आंसर है द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वर्म इज कॉल्ड कोकून। एक सिल्की कवरिंग रहता है जो किसके द्वारा स्पन किया जाता है, किसके द्वारा वो बुना जाता है, तो सिल्क वर्म्स के द्वारा, जो कि व्हाइट इन कलर रहता है, और उसी को हम लोग कोकून से बोलते हैं। समझ गए कोकून क्या होता है। अब पूछा था कि नेम द फाइबर ऑफ विच ए कोकून इज मेड, एक ऐसा फाइबर का नाम बताओ जिसका कोकून बनता है, होता है। आंसर है ए फाइबर नेम्ड सिल्क, एक फाइबर का नाम है सिल्क ऑफ विच कोकून इज मेड। तो जो सिल्क है वो सिल्क का कोकून
बनता है। समझ गया कि किसका कौन सा ऐसा फाइबर है जिसका कोकून बनता है, तो सिल्क हो जाएगा आंसर हमारी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे लिख लीजिए। चलो और डॉट है नहीं है, चलो ठीक है। मैसेजेस पे जरा कंट्रोल करेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग जो है वो सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 35 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट इन विच दे आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वुलन यार्न फ्रॉम द सी। अब करना क्या है, अब इसको जो है वो अरेंज करके लिखिए। ठीक ठीक है ना। जब हम लोग ऊल का निर्माण कर रहे होते हैं, वुलन यार्न का निर्माण कर रहे होते हैं, जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो कौन सा प्रक्रिया पहले आएगा और कौन सा प्रक्रिया पीछे आएगा, इन सभी चीजों को ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको क्या करना है, एक बार सरिया करके लिख देना। तो कोई चिंता वाली बात ना होगी, हम लोग जो है वो सरिया के लिख डालेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे दे दिया कॉम्बिंग, सियरिंग, डाइंग, स्कोरिंग, स्पिनिंग, सॉर्टिंग। अब ऐसे लगातार जो है वो लिख दिया है। उत्तर किस में से लिखना है सर? उत्तर जो है वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ठो आइटम्स देख रहे हो, इसी में से यही हमारा उत्तर है। बट इसको जो है वो सरिया के लिखना है कि सबसे पहला प्रक्रिया कौन और फिर कौन और फिर कौन और तब जाकर के कौन प्रक्रिया होगा। कुछ इस प्रकार से बातें करते हुए, राइट। समझ गया ना? चलिए ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखा जाए, राइट। चलो जी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए सबसे पहले सीयरिंग होता है, फिर स्कोरिंग होगा, तब सॉर्टिंग, फिर डाइंग, फिर कॉम्बिंग, फिर जाकर के स्पेनिंग, यानी कि उसको विनना जो है वो शुरू किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो जो है वो प्रोसेसेस था, आई मीन टू से दैट, कि प्रक्रिया जो था, जो कि ऐसे फॉलो किया जाता था, राइट। हो गया। अब भी किसी को डॉट है इसमें? नहीं ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी को कुछ शक वगैरह ये सब है, शंका है, तो अभी दूर करवा लेगा हमसे, फिर बाद में ना कहना कि सर ये ऐसे वो वैसे, राइट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए कि आज की इस क्लास में यहीं तक लगी छोड़ दूं? बोलो, जैसा हो विचार वैसा मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सोचो, मैसेजेस कीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है ना सभी को? इसके पीछे वाला ये लिखा हो ना, ये सब ठीक है, और ये भी लिख लिए हो। आगे बढ़ जाऊं? बोलिए जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़ जा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलें दिया। अब देखिए जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस विच इज बेस्ड अपॉन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस है वो लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस है, यानी कि इसका जो आंसर्स है वो लॉन्ग होंगे, दैट मीन्स कि एकदम लंबा लंबा होगा, छोटा में आंसर्स इसका नहीं होगा। समझ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? आंसर क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली, एकदम पूरे गहराई में जाते हुए इसको डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। हाउ वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप, कि सीप से ऊल जो है वो कैसे प्राप्त होता है, ये वर्णन कीजिए। एंड प्रोसेस्ड टू मेक वुलन यार्न, ऊल जो है वो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं और उसको कैसे कैसे प्रक्रिया से प्रोसेस्ड करके उसको गुजारते हैं, ताकि हमको वुलन यार्न मिल सके, जिससे हम लोग क्लॉथ्स का निर्माण कर सकें, वस्त्र बना सकें, राइट। समझ गया? अब इसका आंसर लिखा जाए। आंसर है कि वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप, वूल जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो सीप से प्राप्त करते हैं। एंड प्रोसेस टू मेक वुलन यार्न इन द फ्लोइंग वेज, वूल जो है वो सीप से प्राप्त किया और उसको प्रोसेस करते हैं, अलग अलग प्रक्रिया से गुजारते हैं, ताकि वुलन यार्न मिल सके। वो कैसे करते हैं? तो वो कुछ हम लोगों निम्नलिखित तरीके से करते हैं। समझ गया? तो पहला तरीका है सीयरिंग। सबसे पहले क्या होता है? तो सीयरिंग होता है। दूसरा स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में कहा था, इसीलिए इसके बारे में कुछ डिफिनेशंस वगैरह सब 2 लाइन लिख लेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग की तरह दिखेगा। समझ गया ना? तो सीयरिंग में लिखा हूं
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ a sheep in the form of fleece is called shearing। जिस प्रक्रिया से हम लोग सीप के बॉडी से उसका पूरे के पूरे हेयर को निकाल लेते हैं, एक पतला सा मरा हुआ स्किन के साथ एक केही में निकाल लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, ऐसे एकदम पूरे उखाड़ लेते हैं चट्टा में, तो इसी जो जिससे हम लोग फ्लिस भी बोलते हैं। तो फ्लिस के फॉर्म में जो सीप का हेयर हम लोग रिमूव करते हैं एक ही क्रम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीयरिंग का नाम दिए हैं। समझ गया कि सीयरिंग आखिरकार होता क्या है? किसी को कोई दिक्कत है जी? शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा, नहीं है तो आगे बढ़ते। समझ गया शेयरिंग। दूसरा है स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग क्या होता है, अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, राइट। तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस दैट रिमूव्स डस्ट। तो जिस प्रक्रिया से हम, चूंकि जो फ्लीस है यानी कि जो हेयर है सीप का, वो सीप इधर उधर चलती है भोजन के लिए, खाना खाती है, तो उसके हेयर गंदा होगा, जैसे तैसे धूल में बैठती है, तो उस हेयर को हम लोग जो है वो डस्ट को फ्री करेंगे, अलग करेंगे, हटा देंगे, और डस्ट को, गंदगी को साफ करेंगे, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, फिर उसको पसीना को भी साफ करेंगे, सूखा हुआ पसीना को। तो इसी प्रक्रिया को स्क्वायरिंग बोलते हैं, यानी कि इसी को हम लोग जो है वो स्क्वायरिंग का नाम दिए हैं। तो समझ गया स्क्वायरिंग क्या होता है। स्क्वायरिंग में किसी को दिक्कत नहीं ना है? समझ गया ना? एकदम समझोगे, एकदम समझ जाओगे। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या हुआ, सॉर्टिंग प्रक्रिया में आ गए हैं। तो यहाँ पे होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ ए सीप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर सच एज, फाइबर के बाद सिंगल स्पेस दे देना, फिर लिखना सच एज लॉन्ग शॉर्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड सॉर्टिंग। चूंकि जो हम लोग ऊल प्राप्त किए वो ढेर सारे सीप का ऊल प्राप्त किए हैं, तो अलग अलग साइज में होगा, है कि नहीं? कहीं पे हेयर ज्यादा बड़ा, कहीं पे हेयर छोटा सा, कहीं पे घुंघराल, कहीं पे कुछ सॉफ्ट हेयर, कहीं पे कुछ कड़क हेयर। तो जो उसका क्वालिटी है ऊल का, उसके आधार पे हम लोग उसको अलग करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को और इसी प्रक्रिया को सॉर्टिंग बोलते हैं। तो तीन प्रक्रिया से हम लोगों जो है वो गुजर चुके हैं, किस लिए? ताकि हम लोग वुलन यार्न को प्राप्त कर सकें, राइट। अब आगे बढ़ने के लिए सज्ज है। बट अगर आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, चिंता वाली बात ना होगी, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो देख लो, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप जो है वो इसे लिख डालिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है दैट इज द फोर्थ, दैट इज द डाइंग। चौथा प्रक्रिया है जिसका नाम है डाइंग, मारना नहीं, डाइंग का मतलब कलर्स करना, रंगना। द व्हाइट वुलन फाइबर्स कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। अगर उजला कलर के फाइबर हम लोग प्राप्त किए हैं तो उसको जो है वो अलग अलग प्रकार के कलरों में, रंगों में रंग सकते हैं, और हम लोग लाल, पीयर, हरिया, उजला ये सब पहन करके मजे ले सकते हैं, राइट। तो डाइंग प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। पांचवा है कॉम्बिंग, यानी कि अब उसको कंघी की तरह कंघी करेंगे, बाल को टेढ़ा मेढ़ा होगा, यही समझ लो। देखो क्या लिखा हूं, इट इज मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द yarn, दिस इज डन बाय कॉम्स हैविंग मेटल टीथ। यह ऐसा प्रक्रिया है, इस मेथड में कॉम्बिंग में क्या होता है कि जो भी वुलन फाइबर्स है उसको स्पिनिंग, उसको घुमाया जाता है, ठीक है। स्पिनिंग द यार्न, यार्न में उसको घुमाया जाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है? क्योंकि मेटल टीथ लगा हुआ रहता है, एक मशीन से होता है, कॉम से होता है, कंघी से होता है, जिसमें मेटल के टीथ लगे होते हैं, और उससे इस प्रकार से ऐसे ऐसे झाड़ दिया जाता है टांग करके, समझ गए। तो ये हुआ कॉम्बिंग, बाल कैसे मसर जाते हैं जी, वैसे ही। और क्या, छठा और लास्ट प्रक्रिया है वुलन यार्न को प्राप्त करने का, जो कि है द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल। जो लंबा सा वुलन फाइबर है उसको घुमाया जाता है, उसको मोड़ा जाता है, ट्विस्टिंग का मतलब मोड़ना, मोड़ करके थिक यार्न में मोटा सा यार्न प्राप्त करते हैं, जिसको वूल करते हैं। दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स एक्सेट्रा। और ये जो लंबा सा वूल का हमने जो थिक एकदम मोटा सा वूल निर्माण किया है, इसको हम लोग स्वेटर से बना सकते हैं, जिसको हम लोग स्वेटर्स जो है वो पहनते भी हैं, राइट।
तो समझ गया ना कि आखिरकार ये स्वेटर्स जो है वो कैसे बनता है इससे। क्योंकि मोटा सा था इसीलिए जो है वो हम लोग आसानी से बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। तो मुझे यकीन है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन नंबर 36 था उसे आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, और आगे का भी जो क्वेश्चन है उसे अच्छे तरीके से आप समझिएगा, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे जो है वो लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। चलिए इसको लिखिए। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि निम्नलिखित टर्म्स के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे में पहला टर्म है ए में सीरिंग, तो सीरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप इज कॉल्ड सीरिंग, राइट। तो जिस प्रक्रिया से सीप के बॉडी से, शरीर से बाल को अलग किया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है वो सीयरिंग का नाम दिए, राइट। समझ गया कि सीयरिंग क्या होता है। अब देखो बी में स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग जो है वो क्या होता है, राइट। आंसर है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस दैट रिमूव्स डर्ट, डस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्क्वायरिंग, राइट। तो जिस प्रक्रिया से हम लोग जो है वो फ्लीस को यानी कि सीप के बाल को धोते हैं, पानी से क्लीन करते हैं, ताकि जो सूखा हुआ पसीना है या फिर धूल है, कण है, वो सब के सब रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, और एकदम पूरे क्लीन हेयर मुझे प्राप्त हो सके, ताकि हमें जो है वो एकदम चमकदार और शाइनिंग वूल से क्लॉथ्स जो है वो बना सके, राइट। समझ गए। तो स्क्वायरिंग क्या होता है, तो वो हेयर को धोने का प्रक्रिया को ही स्क्वायरिंग बोलते हैं। और बाल को काट के हटा रहे हैं, ऐसे नहीं हम लोगों जैसे बाल नहीं कटता है, जैसे नाई के पास गया जिसे काट दिया अलग अलग, नहीं, एकदम पूरे एक क्रम में एकदम ऐसे एकदम छाछ करके एक पतला सा स्किन के साथ एक के लाइन में, ठीक है, टुकड़ों में नहीं, टुकड़ों में नहीं, एक ही लाइन में निकाल जाता था, जो कि इंग्लिश में उसको फ्लिस बोलते हैं। समझ गए। तो फ्लिस को धोएंगे, धोएंगे साफ करेंगे तो स्कोरिंग हो जाएगा, और फ्लिस को प्राप्त करेंगे हेयर को रिमूव करके सिप से, तो सीरिंग करा जाएगा, ठीक है। देखते हैं और भी टर्म है क्या, अगर रहेगा तो उसे भी करवा दूंगा, इसमें चिंता वाली बात ना होगी, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सी में दिया गया है दैट इज द सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग प्रोसेस को भी हम लोग जो है वो समझते हैं, राइट। सॉर्टिंग का मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ सीप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूलन फाइबर सच एज लॉन्ग, शॉर्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सॉर्टिंग। चूंकि हम लोग जो ऊल प्राप्त किए हैं सीप से, वो हो सकता है कहीं कहीं पे सीप के जो बाल है वो नरम मुलायम है, कहीं कहीं पे लंबा सा है, कहीं कहीं पे पतला सा, छोटा सा है, मोटा सा है, कुछ भी हो। तो जो भी उसका क्वालिटी है, उसके गुण के, वूलन फाइबर का क्वालिटी गुण के आधार पे हम लोग उसको अलग अलग सेक्शन में, ग्रुप में रखेंगे सरिया के। यहाँ पे लंबा रखा गया, यहाँ पे पतला वाला रखा गया, यहाँ पे छोटा वाला रखा गया, यहाँ पे नरम मुलायम वाला, यहाँ पे कड़क वाला रखाएगा। वूल इस प्रकार से अलग अलग विभाजित करके रखते हैं सेक्शंस में बांट करके। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है वो सॉर्टिंग का नाम दिया। पहला ही बोल दिया सॉर्टिंग, यानी कि उसको सॉर्टेज करेंगे, दैट मीन्स उसको अलग अलग कर करके निकाल लेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। समझ गया। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हो, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इससे लिख डालो, चिंता वाली बात ना होगी, ठीक है। लिख लिया। तुम जी क्या कर रहे हो। चलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। समझ गए होगे। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ ब्रीफली, मेक स्केचेस ऑफ टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ये दो ही स्टेजेस को फिगर में ड्रा करने के लिए बोल रहा है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ये सिल्क को प्राप्त करते हैं, या फिर सिल्क का निर्माण जो है वो होता है, राइट। बट कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, हम लोग जो है वो 2 स्टेप से ज़्यादा भी, ये क्या कहते हैं उसको, बना सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट दैट। आंसर लिखा हूं कि बी कैन डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एज फॉलोज। तो सिल्क मॉथ का जो लाइफ हिस्ट्री है वो कुछ निम्नलिखित तरीकों से हम लोग बता सकते हैं, वो निम्नलिखित है लाइफ हिस्ट्री।
ठीक है, और फिर स्केच बनाने के लिए कहा है। तो आंसर लिखा हूं पहला में, द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग्स ऑन द लीव्स ऑफ ए ट्री सच एज मलबेरी ट्री। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे का निर्माण करती है, अंडे देती है मलबेरी ट्री के पत्ते के ऊपर। ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। दूसरा है कि द एग्स हैच टू फॉर्म वर्म लाइक लार्वा। अब एग जो है वो फटेगा और फिर क्या है कि लार्वा जो है वो निकल करके बाहर आएगा, राइट। तीसरा, when the silkworms or caterpillar is ready to enter the next stage of its development called pupa। जब लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड कैटरपिलर, ठीक है। तो जो लार्वा है सिल्क वॉर्म्स का, अब वो तैयार है आगे का डेवलपमेंट करने के लिए। अब वो लार्वा से बदल जाएगा किसी में, पुपा में। तब इट फर्स्ट बीव्स ए नेट, तब सबसे पहले वो एक जाल का निर्माण करते हैं, टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को उस पे रखने के लिए एक जाल का निर्माण करेगा, ठीक है। चौथा कि व्हेन द पुपा इज डेवलप्ड फुल्ली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मॉथ, जब पुपा तैयार है एक जवान सिल्क मॉथ में बनने के लिए, देन तब क्या होगा, देन द कोकुन्स स्प्लिट अप, तब जो कोकुन्स बना नेट से बुन करके जाल की तरह, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, फट जाएगा, एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट, और फिर जो है वो एक खूबसूरत सा सिल्क मॉथ यानी कि बटरफ्लाई जो है वो बाहर निकल के आएगा। इन दिस वे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ इज कंप्लीट, और इस तरीके से जो उसका जीवन का प्रक्रिया जो है वो सिल्क मॉथ को वो कंप्लीट होता है। समझ गया? तो यही था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ जाए, अगर नहीं लिखे हो तो मैं फिर से एक बार मौका दे रहा हूँ, इसे लिखिए। मैं आपके स्क्रीन से साइड हूँ बिल्कुल ही, और आप इसे अच्छे तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। लिख लिया होगा। अब इसका फिगर बनाने के लिए कहा था, ये देखिए फिगर जो है दो ही बनाने के लिए कहा, हमने पूरा बना दिया है। एक ऑफ सिल्क मॉथ ऑन द मलबेरी ट्री, मलबेरी ट्री के ऊपर एक है सिल्क सिल्क मॉथ का, फीमेल सिल्क मॉथ। लार्वा और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, तो सिल्क वॉर्म के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। इस पर कैटरपिलर इस प्रकार से दिखता है। फिर ये बदल जाएगा ये पुपा में, और पुपा जो है वो कोकुन्स का निर्माण करेगा, ठीक है। समझ गए? और फिर जब ये कोकुन्स जो है वो ये कोकुन्स जो है वो ये फटेंगे, ठीक है। फिर और पुपा से डेवलप कर जाएगा एडल्ट सिल्क मॉथ में, ठीक है। और कोकुन से हम लोग जो है वो ये सिल्क को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। समझ गया? इस प्रकार से होता है। डायग्राम टू शो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ के लाइफ हिस्ट्री के डायग्राम था ये जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ जाएं, बोलो जल्दी से, यस लिखो, यस लिखिए आप सभी कोई, ये हाँ सर आए बढ़िए, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 39, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड। एकदम पूरे गहराई से वर्णन कीजिए कि सिल्क जो है वो कैसे निर्माण होता है, कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। आंसर है कि फ्लोइंग आर द वेज थ्रू व्हिच सिल्क इज ऑब्टेन्ड। तो सिल्क को प्राप्त करने का कुछ निम्नलिखित तरीके हैं, प्रक्रिया है जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि रियरिंग, फिर सिंगल स्पेशल दे देना, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन कोकून्स। सिल्क वर्म्स को देखभाल किया जाता है, उसको पाला पोसा जाता है ताकि हम लोग जो है वो कोकून्स को प्राप्त कर सकें। कोकून्स मिल गया, फिर क्या होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। अब इस कोकून्स को वेरियस प्रक्रिया से गुजारा जाएगा ताकि हम लोग जो है वो सिल्क फाइबर्स का निर्माण कर सकें। फिर थर्ड है कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर्स इनटू सिल्क क्लॉथ। अब जो ये सिल्क फाइबर्स है उसको फैब्रिक से वेल करके हम लोग जो है वो सिल्क के क्लॉथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, और इस प्रकार से सिल्क जो है वो हम लोगों को कपड़े बनता है सिल्क का, और हम लोग जो है वो सिल्क के कपड़े पहनते हैं, कुछ इसी प्रकार से। समझ गया? अभी दिक्कत है नहीं ना? अभी बोलेगा अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप जो है वो इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। चलो लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट दैट द क्वेश्चन नंबर 40 है, इन व्हाट टाइप ऑफ वेदर सीरिंग ऑफ शीप इज डन। यानी कि किस प्रकार के वेदर में, मौसम में सीरिंग ऑफ शीप इज डन। सीरिंग ऑफ शीप का मतलब हुआ किस प्रकार के मौसम में
सीप का जो बाल है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न इसी में जोड़ दिया भाई। और क्यों निकाला जाता है भाई? डज सीरिंग नॉट हर्ट द सीप? और जो इसको हम लोग निकालते हैं हेयर को, वो सीप को दर्द क्यों नहीं पहुंचाता है? 3 तरह के प्रश्न कर दिया। एक वन बाय वन सबको जवाब देंगे। सीरिंग कौन सा सीजन में होता है? तो आंसर है कि द शेयरिंग ऑफ शीप इज डन इन द हॉट वेदर ऑफ समर, फुल स्टॉप। ठीक है, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन दे दो, कॉमन दे दो, कॉमन नंबर जैसे वैसे लिखो, हटाओ। तो किस प्रकार के वेदर में? तो हॉट, यहाँ पे लिखा हूँ हॉट वेदर ऑफ समर। समर सीजन का जो गर्मी का मौसम है, हाँ समर सीजन का मतलब वही हुआ गर्मी का दिन। गर्मियों के दिन में ये मौसम में सीप का जो बाल है वो फ्लीस के रूप में निकाल लिया जाता है। किस क्यों? तो आंसर लिखा हूं कि सो दैट सीप में सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ, क्योंकि सीप जो है वो गर्मियों के दिन में बिना उसके प्रोटेक्टिव कोट के, यानी कि बिना उसके बाल के वो जिंदा रह सकता है। जाड़े के मौसम में उसको ठंडा से बचाव करता था, और गर्मी के मौसम में तो और गर्मी से मार लेगा, इसीलिए उसका बाल हटा दिया था। ठीक है, अब प्रश्न फिर से आया है यहाँ पे कि जो सीरिंग ऑफ सीप हमने किया वो आखिरकार क्यों नहीं उसको दर्द पहुंचाया उस सीप को, यही प्रश्न है। तो कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, लिखा हूं सीरिंग डज नॉट हर्ट द सीप। सीरिंग जो है वो सीप को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, दुख तकलीफ नहीं देता, दर्द नहीं देता सीरिंग। क्यों? क्योंकि बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ सीप इज डेड, क्योंकि जो ऊपर का जो स्किन है सीप का वो मरा हुआ है, वो डेड है। समझ गया? वो डेड है, इसीलिए सीरिंग ऑफ सीप डज नॉट हर्ट। इसीलिए उसका जब बाल को काटते हैं, हटाते हैं एक पतला सा स्किन के साथ, तो हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्किन भी डेड है और बाल, हमारा बाल काटे हम रोएंगे नहीं ना, ठीक है, नाखून कटेगा रोएंगे नहीं ना, लेकिन उसका एक स्किन के साथ ही निकाला जाता है ताकि एक लेयर में रहे। क्यों? क्योंकि वो स्किन भी क्या है, तो डेड है। तो डेड में, डेड चीजों में हमें कैसे वो दर्द हो सकता? नहीं होगा। चलिए इसे लिखिए जल्दी से, लिखो इसे जल्दी से। चलो, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, और मैं अब जो हूँ वो आगे की ओर बढ़ सकता हूँ, आगे की ओर प्रस्थान कर सकता हूँ, राइट? ठीक है, तो इसे लिखो, इसे जल्दी से जल्द से जल्द लिखो। अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए अब मैं आपको यहीं पे छोड़ देता हूँ। बच्चे भी आ चुके हैं नहीं, तो शायद और क्वेश्चंस कुछ बच गया होगा, हॉट्स क्वेश्चंस और मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने जो है वो कवर कर चुका है। ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है वो उब जाएगा, और हमारा क्या है, हमारा तो रोज का यही काम है, तो मैं नहीं उबूंगा लेकिन आप उब जाओगे ना। ठीक है जी, तो जो कुछ भी पढ़ाता हूँ आपको तहे दिल से पढ़ाता हूँ, तो इसका रिस्पेक्ट करते हुए आप लोग जो है वो घर पे बैठिए और फेयर कॉपी को जरूर से पलट करके पूछिए, और कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या हमने सीखा। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कहीं तो स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले टीचर से पूछ लिए, नहीं तो कोचिंग जाते हो तो वहां वाले सर से पूछ लिए, और फिर कोई नहीं तो मैं हूँ ही, राइट? ऑब्वियसली। तो मुझसे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट? ईमेल आईडी है पता है आप लोगों को, उस पर आकाश रस 7512@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, इससे भी मैसेज कर सकते हो, प्रश्नों को पूछ सकते हो, किसी भी चीज को कोई सजेशंस भी दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सजेशन दीजिएगा तो बेहतर दीजिएगा, तो मैं जरूर फॉलो करूंगा, राइट? तो ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। फिर से देखूंगा मैं आपको, फिर से मैं मुलाकातें करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए दोस्तों के बीच में, ठीक है ना? और मन लगा करके पढ़ते रहो, कभी मन ना लगे तो घूमने के लिए चल जाना। ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।